चलिए आज देखते हैं हम लोग ग्राफ पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम। इसमें हम लोग स्लोप और एरिया अंडर कर्व के बारे में समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको काइनेमेटिकल टर्म बताए थे और काइनेमेटिकल टर्म में स्लोप और एरिया अंडर कर्व को हम डिस्कस किए थे। थोड़ा सा एक बार याद दिला देते हैं आपको कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप जो होगा एक्सेलरेशन देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंडर का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो इसके अंडर का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा। बाकी हम डिटेल में आपको काइनेमेटिकल टर्म के लेक्चर यानी काइनेमेटिक्स लेक्चर सेकेंड में डिटेल से इसके बारे में हम लोग बताए हैं, तो आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और कहता है कि बताओ कि ड्यूरिंग मोशन कितने टाइम्स वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो देखो कि कितने बार वेलोसिटी जीरो हुआ है मतलब इसमें स्लोप देखना होगा हमें और स्लोप देखना होगा, देखना पड़ेगा कि कितनी बार जीरो आ रहे हैं स्लोप। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट यहाँ देखते हैं हम। यहाँ पर अगर टेंजेंट डाल दिया जाए तो ये टाइम वाले एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है, तो tan जीरो जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। फिर यहाँ भी टेंजेंट डाल दिए, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए, है ना। कितने टाइम्स आ गए? 4 टाइम्स। क्लियर ना। तो डायरेक्टली इसमें तो कुछ है नहीं, क्योंकि अगर वेलोसिटी निकालना है तो tan थीटा करना पड़ेगा। tan जीरो हो जाएगा तो जीरो हो गया मीटर पर सेकेंड, और तो कुछ नहीं है। क्लियर ना। चलिए तो हम अभी समझ रहे हैं स्लोप और एरिया अंडर कर्व के बारे में। तो एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और कहता है एक्सेलरेशन बताओ पार्टिकल का जब पार्टिकल ट्रेवल कर लेगा डिस्टेंस 3 मीटर, है ना। ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन whose vs graph shown in figure, find the acceleration of particle when particle travel distance 3 मीटर। क्लियर ना। चलिए तो एक्सेलरेशन का पहले हम v और s के साथ क्या रिलेशन होता है बताओ। एक्सेलरेशन होता है v dv/ds, है ना। v dv/ds ये तो स्लोप बता रहा है, इसका कितने मीटर पर पूछ रहा है? 3 मीटर पर। तो 3 मीटर पर देखो साफ साफ टेंजेंट भी तो दिखाया हुआ है। हमें कौन सा एंगल लेना चाहिए? तो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसका tan लेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा? dv/ds। जैसे y और x के बीच में ग्राफ होता है तो स्लोप क्या लिखते हैं? dy/dx। उसी तरह से यहाँ हो गया dv/dx। तो 3 मीटर पर अगर हमें स्लोप लिखना होगा तो ये ऑब्ट्यूज एंगल लेना चाहिए था हमको। जैसे देख लिए कि ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है ना, तो कोई बात नहीं है, नेगेटिव स्लोप तो होगा ही, तो नेगेटिव साइन लिख करके स्मॉलर एंगल का tan निकाल लेना है। तो dv/ds यानी स्लोप हमें मिल गया कितना? -1। अच्छा कितने मीटर पर? तो 3 मीटर में। 3 मीटर के करस्पॉन्डिंग देखो यहाँ पर वेलोसिटी दिख रहा है कितना? 5, यही ना। तो हम लोग यहाँ से लिख दें a = होता है v dv/ds। v का वैल्यू कितना है 3 मीटर पर? 5, और dv/ds कितना हो गया? -1। तो a का वैल्यू कितना हो गया? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना। आई बात समझ में। तो हम अभी समझ रहे हैं स्लोप एंड एरिया अंडर कर्व के बारे में, है ना।
अभी काइनेमेटिकल इक्वेशन पर बेस्ड हम ग्राफ नहीं बता रहे हैं आपको, सिर्फ स्लोप यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बस इतना ही। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, स्लोप, और इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। बस इतना ही पर हम कॉन्सेंट्रेटेड हैं प्रॉब्लम में। चलो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम में कह रहा है डायग्राम शो वेरिएशन 1/v और t के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। यूजिंग द डिटेल गिवन इन द ग्राफ फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब dv/dt चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब dv/dt चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप 3 मीटर पर दिया हुआ है ना। अच्छा स्लोप इसका क्या लिखेंगे ये बताओ। जैसे y और x ग्राफ रहता है तो स्लोप क्या लिखते हैं, dy/dx। उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखेंगे, y के जगह पर कितना है 1/v, तो ऐसा ही तो लिखोगे। क्लियर है ना। अच्छा इसको अगर हम स्लोप और आगे बढ़ा दें तो ये d और v का पावर -1 हो गया और ये हो गया dt। थोड़ा 3 मीटर पर स्लोप देखो तो यहाँ पर भी तो हम देख पा रहे हैं कि एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज, है ना, मतलब स्लोप होगा नेगेटिव। तो इसमें हम क्या बताए हैं कि जब भी स्लोप देख लो कि ऑब्ट्यूज बन गया तो स्मॉलर वाला एंगल लगा कर लेकर के उसमें माइनस लगा दो, तो ये हो गया tan 45 डिग्री। इसको डिफरेंशिएशन आता है ना आपको, x⁴n। अगर आपको नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन का वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें आप डिफरेंशिएशन सीख लेना। तो अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पर x⁴n का होता है nxn-1, तो n का वैल्यू -1 हो गया, v -1, यही ना। तो इसके पावर का हो गए। अब v का भी तो t के रिस्पेक्ट में करोगे, कितना हो जाएगा dv/dt, और हमें dv/dt ही चाहिए था। तो थोड़ा देखो यहाँ पर tan 45 -1 ये हो गया माइनस, और ये v⁴ कितना हो गया -2, और dv/dt एक्सेलरेशन, ये माइनस से माइनस गया तो 1 कितना हो गया 1/v², और ये हो गया तो a कितना हो जाएगा v²। तो v का वैल्यू देखो तो 3 सेकेंड पर v का वैल्यू यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से तो 1/v का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना √3, तो v का वैल्यू बताओ यहाँ से। तो v डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर मतलब √3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर देना है। बताओ a का वैल्यू कितना मिल गया, तो a का वैल्यू मिला 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन 4, सिर्फ अभी हम इक्वेशन लिखने पर दे ही नहीं रहे हैं। ग्राफ का 3 ही टाइप का प्रॉब्लम बन सकता है, या तो स्लोप निकालना होगा, या तो एरिया अंडर कर्व निकालना होगा, या तो इक्वेशन लिखना होगा, है ना। तो इक्वेशन वाला क्वेश्चन जो है हम काइनेमेटिकल इक्वेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन ग्राफ का हम करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम स्लोप और एरिया अंडर कर्व को बता रहे हैं। क्लियर है आपको। चलिए यहाँ पर किसके बीच में ग्राफ है, v² और s के बीच में। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल v और s के बीच में क्या रिलेशन जानते हो बताओ तो, v dv/ds, यही ना। चलिए ठीक है। तो इस ग्राफ का हमें स्लोप निकालना होगा। तो पहले तो ये बता दो कि इसका स्लोप कैसे इंडिकेट करोगे। जैसे y और x होता है तो स्लोप क्या लिखते हैं, dy/dx। उसी तरह से यहाँ पर dv²/ds लिखेंगे ना हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो इस लाइन का हमें स्लोप बना दो। तो ये वाला एंगल तो ये ऑब्ट्यूज बनना चाहिए था, ऑब्ट्यूज होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसा करो ना कि स्मॉलर वाले एंगल का
टेन लेकर के नेगेटिव लगा देते हैं, तो माइनस टेन थीटा यहाँ लिख दे ऐसे, ठीक है। चलो अब यहाँ से बी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करो, तो एक्स टू द पावर एन का आता है आपको क्या, एन एक्स एन माइनस वन। अरे एक्स टू द पावर एन का आता है ना डिफ्रेंसिएशन, कितना होता है, एन एक्स एन माइनस वन होता है ना, तो उसी से करो ना इसको, कितना हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, पावर का हो गया, भी का एस के रिस्पेक्ट में करो, बताओ, डी वी बाई डी एस, यही ना, क्लियर ना। अब इस ट्रायंगल से tan थीटा का वैल्यू देखो तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, यही ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16, ये होगा ना जी। और यहां से देखो तो जीरो से बेस इसका कितना हो गया, 2, तो ये हो गया 2 भी डी वी बाई डी एस, यही तो होंगे। चलो कैंसिल कराओ, 8 हो गया माइनस 8 हो गया और 2 हो गया, भी डी वी बाई डी एस, तो एक्सेलरेशन हो गया, तो एक्सेलरेशन जो हो गया वो -8/2, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन 5, इसमें एरिया वाला थोड़ा यूज किए हैं हम लोग। देखो कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताओ जी ड्यूरिंग फर्स्ट 40 सेकेंड। तो ये बताओ हमें कि VT ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए टाइम का एबव का एरिया पॉजिटिव और टाइम के बिलो का एरिया नेगेटिव लिया जाता है, और डिस्टेंस निकालने में क्या करते हैं, दोनों एरिया पॉजिटिव लेते हैं। ये सब समझा चुके हैं आपको काइनेमेटिक्स लेक्चर सेकंड में, है ना, उसमें काइनेमेटिकल टर्म का हम ग्राफ से सारे वैल्यू निकालने के लिए समझाए, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, 40 मीटर तक एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब कौन एरिया हो जाएगा, ए वाला एरिया होगा और ए वाला एरिया होगा, यही दोनों ना। तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट में टाइम के एबव का एरिया पॉजिटिव लोगे और टाइम के बिलो का एरिया नेगेटिव लिखेंगे। तो टाइम के एबव का एरिया लिखो, हाफ, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस कितना हो गया 20 और हाइट कितना हो गया 5। आइए नीचे का एरिया बताओ कितना होगा, हाफ इंटू बेस, बेस समझ में आ रहा है ना, 40 माइनस 20 इंटू हाइट। तो ये साफ साफ आपको समझ में आया कि 50 माइनस 50 ये तो हो गया 0, है ना। और जब 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी अगर लिखना होगा हमें, तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 और टाइम कितना है 40, है ना, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख दो, इंडिकेट करेगा। तो ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, आई बात समझ में। अच्छा तुम्हें अगर डिस्टेंस निकालना होगा एवरेज स्पीड के लिए, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, तो हमें ए एरिया भी पॉजिटिव लेना होगा और ये भी एरिया पॉजिटिव लेना होगा, यही ना, दोनों एरिया पॉजिटिव लेना होगा, क्लियर। तो ठीक है, दोनों एरिया हम लोग पॉजिटिव कर लेते हैं। लिखा हुआ तो है ही ऊपर में, केवल इसी को ऐड कर लो ना। ऊपर वाला एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा कितना 50 प्लस 50 डेट इज 100 मीटर। अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है 40 सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ, टोटल डिस्टेंस बाई
टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 100 और टोटल टाइम कितना 40, कैंसिल हो गया, तो ये 5/2 हो गया ना, मतलब कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहता है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरी विथ टाइम एज ऑन इन फिगर, फाइंड एवरेज acceleration of particle in time interval 0 to 8 सेकेंड। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, थोड़ा डेफिनेशन याद करो। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे हम लोग, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही ना। चलो तो हमें वेलोसिटी चाहिए, तो t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 8 सेकेंड के बीच में पूछ रहा है ना। t इक्वल टू देखो यहाँ पर t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 8। तो अगर 0 सेकेंड में हम देखें कि वेलोसिटी कितना होगा तो यही लाइन जा रहा है, और तुम जानते हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उस पर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। मतलब 0 से 2 सेकेंड तक कोई भी टाइम अगर लेंगे उसमें वेलोसिटी एक ही मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा ये बताओ, तो ये जो एंगल बन रहा है उसका tan लेना पड़ेगा ना। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना होगा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी निकालना होगा तो इसका tan थीटा लो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ है तो क्या देगा, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा ना। तो निकालना तो पड़ेगा ना यार। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा फाइनल बताओ, फाइनल 8 सेकेंड पर, तो 8 सेकेंड यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर तो ये वाला स्लोप जाएगा, ये वाला एंगल लेना चाहिए था, लेकिन आपको बताए हैं कि जैसे ही ऑब्ट्यूज देखो उसके स्मॉलर वाला एंगल लेकर के माइनस लगा दो, है ना। तो देखो फाइनल अगर यहाँ से हम लिखें तो कितना लिखना पड़ेगा, माइनस tan थीटा 1, माइनस हो गया tan थीटा 1 का वैल्यू बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस, यही ना। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 40, बेस कितना हो गया 2, तो -20 मीटर पर सेकेंड, यही तो होगा। क्लियर ना, आ रही बात समझ में। चलो तो ये तो हो गया, आगे बढ़े। तो इसमें रख दो, एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और क्या। फाइनल हो गया -20, इसमें रख रहे हैं, इनिशियल हो गया 20, फाइनल टाइम हो गया 8, इनिशियल कितना हो गया 0, तो -40/8 हो गया, कितना हो गया बताओ, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर ना, आई बात समझ में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। सेवन नंबर देखो, कहता है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए, पॉइंट ए आपको यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में, पॉइंट ए एंड travel along solid line curve shown in figure. Find the approximately the position B of the particle such that average velocity between position A and B has same direction as the instantaneous velocity at B. ठीक है, चलो इसका मतलब हो गया डायरेक्शन सेम कह रहा है, मतलब डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन अगर देना होगा तो स्लोप से दोगे ना डायरेक्शन।
इसका मतलब कहता है कि इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट आप ढूंढ करके बताओ जिस पॉइंट पर टेंजेंट डाला जाए। टेंजेंट डालोगे तो किसका वेलोसिटी मिलेगा बताओ? इंस्टेंटेनियस। और ए और बी को अगर ज्वाइन करें तो उससे जो स्लोप बने दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। यही ना? फिर से सुनो आप बढ़िया से। कहता है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी सेम डायरेक्शन होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी का, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट बी खोजो जहां पर आप टेंजेंट डालते हो। अच्छा, टेंजेंट डालते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो कैसा वेलोसिटी मिलता है? इंस्टेंटेनियस। तो टेंजेंट डाल दोगे तो इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन मिल जाएगा। और ए एंड बी दोनों को लाइन से ज्वाइन करो, और ये लाइन ज्वाइनिंग जो है ना वो टेंजेंट बी पर जो टेंजेंट डाले हो ना उसी के डायरेक्शन में पड़ना चाहिए। ठीक है? तब क्या हो जाएगा? एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। वो देखो, अगर यहां पर एक पॉइंट हम ले ले बी जिसके बारे में बोल रहा है, तो बी पॉइंट पर टेंजेंट डालें और ए और बी को हम लाइन से ज्वाइन करें, दोनों सेम लाइन जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहां पर टेंजेंट भी डालोगे तो यही लाइन जाएगा। जाएंगे ना? जब टेंजेंट डालेंगे तब पर भी वही लाइन जाएगा, और लाइन ए और बी को ज्वाइन किए वही लाइन जा रहा है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। तो इसके बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पूछ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आप साफ साफ देख रहे हो। तुम कितना देख रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट 4। और इस पॉइंट का अगर हम वाई कोऑर्डिनेट देखें तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो लगभग हमारा कहाँ पर जाएगा? यही ना? अच्छा, एक मिनट, ग्राफ में यहां पर दिखा दे 3। तो ये जो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3। तो कुछ नहीं है, बस इसमें डायरेक्टली है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4 मीटर और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3 मीटर। आई बात समझ में? दोनों का डायरेक्शन सेम कह रहा है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालने के लिए बताए थे? टेंजेंट डालते थे ना, तो टेंजेंट डाल दिए, और इसी टेंजेंट के डायरेक्शन में अगर ए और बी को लाइन से ज्वाइन करोगे तो दोनों का सेम लाइन होना चाहिए, मतलब सेम स्लोप हो जाएगा। और सेम स्लोप होने का मतलब सेम डायरेक्शन हो गया, तो एवरेज का और इंस्टेंटेनियस दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा, देखो यहां पर क्या है? ST ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल shown in figure. Find the time t such that average velocity of particle during this period 0 to t is 0. अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं। कहता है कि वह टाइम बताइए जिस टाइम में एवरेज वेलोसिटी जो होगा वह 0 हो जाना चाहिए। थोड़ा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला याद करो। एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना? मतलब एक तो 0 सेकेंड टाइम है ही, देखो यहां पर 0 to t सेकेंड में कह रहा है ना, तो एक टाइम तो 0 है ही। दूसरा तुम्हें टाइम पूछ रहा है जिसमें एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। एवरेज वेलोसिटी 0 होने के लिए आप देखो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? सेम। तो बताओ हमें कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होना है, तो कोई ऐसा टाइम बताओ जिसमें सेम दिख रहा है कि आपको?
देखो टी इक्वल टू 0 पर 10 मीटर और टी इक्वल टू 12 पर भी 10 मीटर, 0 और 12 ये जो टाइम इंटरवल है इसमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है ना। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है, सेम। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो टाइम इंटरवल से कोई मतलब ही नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा टाइम हो गया, तो ऐसा टाइम 12 सेकेंड हो गया, जिसमें 0 सेकेंड में 10 मीटर और 12 सेकेंड में भी 10 मीटर आ रहा है। हाँ, इसमें और भी कोई ऐसा टाइम दिया रहता है ना आपको, जैसे मान लो यहां पर देते तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग आ जाता, बहुत सारे आ सकते थे, है ना, लेकिन यहाँ ग्राफ में जो दिखाया है ना उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, है ना। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे टी इक्वल टू 0 पर इनिशियल पोजीशन 10 मीटर है, टी इक्वल टू 12 पर भी 10 मीटर आ गया, तो फाइनल और इनिशियल जो है सेम हो गया, इसलिए 0 से टी बोल रहा है तो टी जो हो गया वो 12 सेकेंड आ गया, है ना। और भी हो सकते थे, जहां भी दो जगह कट कर रहा है, जैसे मान लो इसके क्रॉसपॉन्डिंग, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी ये दो जगह कट करेगा, है ना, मतलब ये भी टाइम ऐसा पॉसिबल है जिसके क्रॉसपॉन्डिंग जहां पर एवरेज वेलोसिटी 0 होंगे। तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लेना कौन टाइम दिया है, उसके हिसाब से आंसर करना, ठीक है। क्योंकि जहां भी दो जगह कट करेगा वहां पर पोजीशन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होगा। लेकिन देखो जैसे ये लाइन हम ड्रॉ किए हैं तो ये लाइन में भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें देखो 8 सेकेंड और इसके क्रॉसपॉन्डिंग मान लो 14 सेकेंड हो गया, है ना। इस दोनों ड्यूरेशन में इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएगा, लेकिन हमें प्रॉब्लम में बोला है क्या, उसके अकॉर्डिंग देखना है। हमें प्रॉब्लम में बोला है क्या कि t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t में बताओ, तो t इक्वल टू 0 पर आपको देखना पड़ेगा ना, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर यह सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही पोजीशन t नेक्स्ट t टाइम में देखना होगा। तो नेक्स्ट t टाइम में कितना हो गया, 12 सेकेंड में वही पोजीशन हो रहा है जो कि इनिशियल है, इसलिए 12 सेकेंड में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने के कारण एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलो यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, सुनो। कहता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है मूविंग पार्टिकल इज ऑन इन फिगर। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड पूछ रहा है। चलिए ठीक है, ये पार्ट देखते हैं पहले। तो ये हमें बताओ कि 80 ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इक्वल टू एरिया अंडर 80 ग्राफ। तो पहले 2 सेकेंड में कह रहा है, तो 2 सेकेंड तक ही एरिया लेना है, और क्या, तो यही तो 2 सेकेंड हुआ, तो ये वाला एरिया लेना पड़ेगा तुमको। ये वाला एरिया कितना होगा, ट्रायंगल बन रहा है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। ये फाइनल हो गया, इनिशियल कितना हो गया 2 और ये हो गया 2, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी जो हो गया वह कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। चलो बी पार्ट में क्या कह रहा है वो समझते हैं। बी पार्ट में देखो क्या कह रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा ये बताओ तो। अच्छा VT ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी एरिया देता है,
तो अगर एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। समझो फिर से बी पार्ट में, जैसे चेंज इन वेलोसिटी लिखे ना तो क्या लिखते हो, एरिया अंडर 80 ग्राफ लिखते हैं ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एरिया भी तो मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम एरिया कहाँ तक आएगा, तो मैक्सिमम एरिया आएगा 4 सेकेंड तक। क्यों, उसके बाद तो एरिया डिक्रीज, नेगेटिव में जा रहा है ना, तो एरिया डिक्रीज करने लगेगा, है ना। आई बात समझ में। तो एरिया मैक्सिमम हो रहा है कितने टाइम पर, 4 पर। तो 4 पर अगर एरिया मैक्सिमम हो रहा है तो 4 सेकेंड पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएंगे। चलो तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल हो गया 2, अब 4 सेकेंड तक एरिया लिखते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, कैंसिल करा दो। तो ये बताओ भी फाइनल जो हो गया वो कितना हो गया, 2 + 4 डेट इज 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ऐसे तो कोई नहीं समझ रहा है कि 2 सेकेंड के बाद सर डीएसएलरेशन हो रहा है। अरे डीएसएलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। मतलब फोर्स का डायरेक्शन बदल नहीं गया है। 0 से 2 सेकेंड तक जिस डायरेक्शन, जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो 2 से 4 सेकेंड तक भी पॉजिटिव ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करने लगा। और उसके बाद 4 सेकेंड के बाद देख रहे हो ना, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया नेगेटिव में। मतलब उसके बाद फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 4 सेकेंड के बाद जो है ना वह स्पीड डिक्रीज करने लगेंगे, है ना। इसीलिए भी आप समझ सकते हो कि 4 सेकेंड पर स्पीड का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। सी पार्ट में क्या कहता है, टाइम एट विच फाइनल वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, है ना। टाइम बताना है जिसमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो जाए। तो देखो 80 ग्राफ है, क्या लिखोगे, इसके अंडर का एरिया, एरिया अंडर 80 ग्राफ लिखेंगे ना। तो ये बताओ चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब एरिया अंडर 80 ग्राफ 0 होना चाहिए, है ना। 0 होने का मतलब जितना पॉजिटिव में एरिया है उतना ही नेगेटिव में होना चाहिए। मतलब जितना ये वाला एरिया है, इधर भी एरिया जो बनेगा ना उसका वैल्यू भी उतना ही होना चाहिए। तो हम इसका दूसरा डायग्राम बना देते हैं और उसमें समझते हैं। एरिया 0 कराना है, देखो समझो। इधर ए हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, सही तो ग्राफ था। ये कितना था, 4। ये कितना है, 2, और ये है 4। और टाइम तुमसे पूछ रहा है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए। अच्छा, एक्सेलरेशन ऊपर में 2 है, 4 लिख दिए, ये वाला है 2, ठीक है। हाँ, टाइम पूछ रहा है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाए। मतलब एरिया अंडर 80 ग्राफ क्या हो जाना चाहिए, 0। मतलब जितना ये पॉजिटिव एरिया है ना उतना ही इधर नेगेटिव एरिया हो जाना चाहिए। लेकिन ये वाला एरिया निकालने से पहले हमें इसका हाइट भी तो नहीं मालूम। ये भी अगर मालूम रहता तब ना। चलो तो मालूम तो करना पड़ेगा, फिर तो कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग। तो मान लेते हैं इसको x हो गया, है ना। अच्छा ये बताओ, इसमें जो एंगल देख रहे हो और इसमें एंगल जो देख रहे हैं, ये दोनों एंगल क्या होगा, ठीक है, सेम हो जाएंगे। तो अगर हम tan थीटा लिखें ऊपर वाले ट्रायंगल से, इससे
तो tan थीटा कितना लिखोगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया 2 और बेस भी हो गया 2, कैंसिल होकर के 1। नीचे वाले ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से देखो, परपेंडिकुलर हो जाएगा एस, अब बेस कितना हो जाएगा t माइनस 4। तो इससे अगर लिखें हम tan थीटा तो x बाई टी माइनस 4, यही ना, ये इक्वेशन 2, दोनों से इक्वेट करो ना tan को। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर लिख दे तो दोनों इक्वेट करो, 1 इज कर लो कितना हो गया x बाई टी माइनस 4। तो x का वैल्यू तो निकाल लिए ना कितना, t माइनस 4। अब देखो ऊपर जो पॉजिटिव में एरिया होगा वो नेगेटिव एरिया के बराबर कर लो, है ना। नाउ टाइम एक्सिस के एबव का एरिया बताओ कितना हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। टाइम एक्सिस के बिलो का एरिया बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। चलो सॉल्व करो इसको, ये हो गया 8 और ये हो गया t माइनस 4। आई एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पर निकाल चुके हैं, रखो इसमें t माइनस 4, t ही तो निकालना है। तो 8 इजकल टू हो गया t माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये t माइनस 4 अगर लिखे हम तो कितना हो जाएगा, 2√2 होगा ना, रूट निकालने आता है ना आपको। तो t इजकल टू हो जाएगा, माइनस इधर है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2√2 सेकेंड। इतने सेकेंड में फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो जाएंगे। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट हमको इसमें और देखेंगे। लगभग इसमें 20 क्वेश्चन होगा जो स्लोप और एरिया अंडर कर्व पर दिए हैं, है ना। चलिए तो इस आज का ये लास्ट वाला देख रहे हैं हम लोग, 10 वाला, समझो इसको। क्या कहता है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 2 स्टूडेंट ए एंड बी returning from the school to their home are shown in the figure. Then which of the following option will be correct? A lives closer to school, B live closer to a school, अच्छा, B travel faster than A। अच्छा ठीक है देख लेते हैं किसका डिस्टेंस जो है स्कूल से कम है। तो यहाँ तो पोजीशन है ना, तो A का डिस्टेंस यही है x1, अब B का डिस्टेंस जो है ना देख रहे हो x2 है। अच्छा x2 ग्रेटर देन x1 है, इसका मतलब सिंस x2 ग्रेटर देन x1 है, इसका मतलब B ज़्यादा दूरी पर रह रहा है ना और A कम दूरी पर है, यानी A लाइव क्लोजर टू द स्कूल। ठीक है, ए तो ऑप्शन सही है, बी दूर रह रहा है लेकिन वो बोल रहा है क्लोजर है ना। चलिए और थोड़ा सा देख लो इसका, अगर हम स्लोप देखें थीटा बी का और इसका थीटा ए का, तो थीटा बी जो है ना वह ग्रेटर है थीटा ए से, है ना। इसका मतलब इसका एसटी ग्राफ है, क्या देगा स्लोप, वेलोसिटी। इसका मतलब भी बी जो होगा वह ग्रेटर होगा किससे, बी ए से। तो भी ट्रेवल फास्टर देन ए, इसका मतलब हमें करेक्ट हो गया डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी। क्लियर है। चलिए तो आज इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट इसी में पार्ट 2 ग्राफ का पार्ट 2 बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे हम, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।